गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य कृतिका भाग 2 चैप्टर 3 और आज का जो शीर्षक है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट 3 का, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़। और इसकी जो लेखिका है इस चैप्टर की वो मधु कांकरिया जी हैं और यह इस क्लास का सेकंड भाग है, इस चैप्टर का सेकंड भाग है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था, यह एक यात्रा वृत्तांत है और यात्रा के बारे में बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत। और यात्रा प्रारंभ होती है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, अर्थात जो शहर है गैंगटॉक, वहाँ से प्रारंभ होती है और कटाऊ तक पर्यंत जाती है। गैंगटॉक और कटाऊ के मध्य में जो भी दर्शनीय स्थल होते हैं, जो भी सौंदर्य से युक्त स्थल होते हैं, जो भी हमारी आंखों को लुभाने वाले परिदृश्य होते हैं, चाहे वो कंचनजंगा हो, चाहे वो युमथांग हो, चाहे वो आपका लॉन्ग स्टॉन्ग हो जहाँ शूटिंग हुई थी मूवी की, कोई भी स्थान हो, सभी स्थानों के बारे में यहाँ मधु कांकरिया जी जो इस चैप्टर की लेखिका है वह वर्णन कर रही हैं और अपने अपने बारे में कह रही हैं कि मैं इस परिदृश्य को देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर अपने आप को धन्य समझती हूँ। और वहाँ की युवतियों के मुख से वो सुनती हैं इस प्रेयर को, साना साना हाथ जोड़, हमारा जीवन अच्छाइयों को सुपुर्द हो, अच्छाइयों को समर्पित हो, इस छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हुई और हमारी धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसके अंतर्गत, यात्रा के अंतर्गत 3 आपके पात्र हैं। पहली जो है वो लेखिका है मधु कांकरिया जी, दूसरी जो है वो जितेन नार्गे हैं, इनके गाइड का भी काम कर रहे हैं और इनके ड्राइवर का भी काम कर रहे हैं, और तीसरी जो है वो मणि है, जिनका नाम मणि है, वो इनकी मित्र हैं मधु कांकरिया जी। उसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं और यहाँ तक हो गया था। धीरे धीरे हमारा जो पाठ है वो यहाँ तक पहुँच गया था। अब प्रारंभ करते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, और हिचकोले खाती हुई हमारी जीप जो थी, ऐसा मधु कांकरिया जी कह रही है, वो आगे की तरफ और बढ़ने लगी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉन्ग है। और धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए हमारी जीप आगे बढ़ती गई और एक स्थान आया, उसका इन्होंने, जितेन जो नार्गे था, इनका गाइड और ड्राइवर का कार्य कर रहा था, उसने कहा इस स्थान को हम कवि लॉन्ग स्टॉन्ग कहते हैं। यह गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और बता रहे हैं इसी स्थान पर जो आपका लॉन्ग स्टॉन्ग है, यह गाइड मूवी जो थी, जो फिल्म थी, उसकी शूटिंग भी इसी स्थान पर हुई। तिब्बत के चीज खेव वसमन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र भी हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का आदि स्थल है। अर्थात लेपचा और एक भूटिया, जो 2 जातियां थी, ये आपकी जातियां सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। इनमें बहुत दिनों से विद्रोह चल रहा था। विद्रोह के कारण एक दूसरे से ये संधि नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन इन्होंने एक दूसरे से अपना संधि कर लिया, और संधि करने के बाद में क्या किया इन्होंने, एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब हम मिलजुल कर रहेंगे और कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। जो जातियाँ थी, जो वहाँ की स्थानीय जातियाँ थी, जिसका नाम, एक का नाम आपका लेपचा और एक का नाम भूटिया, 2 जातियाँ थी, तो इनके बीच में विद्रोह चल रहा था। तो विद्रोह खत्म होने के बाद में संधि पत्र इसी स्थान पर, लॉन्ग स्टॉन्ग जो स्थान है, इसी स्थान पर ये पारित हुआ था प्रस्ताव कि हम दोनों अब मिलकर रहेंगे। उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, और उन्हीं रास्तों में हमने देखा एक कुटिया बनी हुई थी, वहां एक चक्र बना हुआ था। और वह चक्र क्या था, नार्गे कहने लगा, मैडम, नार्गे ने, जो जितेन नाम का, जो नार्गे नाम का जो व्यक्ति गाइड था, जो ड्राइवर था मधु कांकरिया जी लेखिका का, तो वह कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और उसने ऐसा कहा,
मधुकांकरिया जी से अपनी जो लेखिका है इस चैप्टर की वह यात्रा कर रही है। यात्रा वृत्तांत का वर्णन हो रहा है यहाँ, और धीरे धीरे हमारी यात्रा पहुंच जाती है कभी लॉन्ग स्टॉन्ग पर, और वहां से होते हुए आगे बढ़ती है तो वहां एक रास्ते पर कुटिया बनी हुई है, उसमें एक धर्म चक्र है जिसको प्रेयर व्हील के नाम से भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि इसको घुमाने से हमारे जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो सभी धुल जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जिस प्रकार की गंगा जी में स्नान करने के बाद में जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार इस चक्र को घुमाने के बाद में भी जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। क्या मैं हंस पड़ती हूँ, और इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर मैं हंस पड़ती हूँ। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक ऐसी है, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप, उनकी अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। अर्थात यहाँ के लोग भले ही उनकी भाषाएं अलग हों, उनकी रहन सहन अलग हो, उनकी भाषाएं अलग हों, लेकिन वास्तविक वो सभी यहाँ रहने वाले, उनके अंतर्गत आस्था है, जो श्रद्धा भाव है, जो प्रेम है, वो सबका लगभग एक ही है, समान है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जातियों में भिन्नता हो सकती है, भाषाओं में भिन्नता हो सकती है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन श्रद्धा और आस्था की जहां बात आती है वहां कोई भिन्नता नहीं प्रतीत होती है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, और धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता शब्द का अर्थ है धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे, और जैसे ही हम आगे आगे रफ्ता बढ़ने लगे, जो बाजार थे और जो नगर थे, उस शहर थे, वो पीछे पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े तो वहां हमने देखा कि जो नेपाली युवतियां हैं, जो नेपाली जो औरतें हैं, वो स्वेटर बुन रही हैं, और वहां के लोग जो हैं नेपाल के, अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर कार्टून रख के और बोने से दिखाई दे रही हैं। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरफ पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, और घाटियों के बीच नीचे घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था, और हिमालय अपने छोटे रूप के साथ में नहीं, बड़े रूप के साथ में ही कुछ समय के बाद में आने था, ऐसा मधुकांकरिया जी वर्णन कर रहे हैं। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों का काम मिला हिमालय, पल पल पर परिवर्तित हिमालय, और वो हिमालय जो ऐसा हिमालय समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है, ऐसा हिमालय हमारे सामने आने लगा। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, सफे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे, और देखते देखते जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो जो रास्ते थे वो बिल्कुल निर्जन, अर्थात वहां कोई नहीं था, बिल्कुल वीरान दिखाई देने लगे, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। और जो वहां के रास्ते थे वो सकरे थे, घुमावदार थे, जैसे जलेबी होती है, जलेबी की तरह वो घुमावदार थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, और हिमालय को हमने देखा धीरे धीरे छोटे छोटे अपने छोटे स्वरूप को छोड़ते छोड़ते वह विशाल होने लगा, विराट रूप को धारण करने लगा हिमालय। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, घटाएं आपकी पाताल नापने लगी, गहराती हुई पाताल को नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, और बीच बीच में आपके रंग बिरंगे जो फूल थे वो शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाम पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाले गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, और सभी लोग हम सब गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, पर मैं बहुत चुपचाप थी, शांत थी, साइलेंट थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। और ऐसा मधुकांकरिया जी कह रही है, जिस प्रकार ऋषि मुनि शांत स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार में शांत स्वभाव की हो गई थी। वहां जैसे ही मैंने दृश्य देखा और
बड़ी ही अपनी आंखों से सुंदरता को देखा तो मैं एक शून्य भाव से हो गई, शांत भाव से हो गई, जैसे साधु और संत लोग जैसे। मैं चाहती थी कि इस सारे प्रदेश को अपने भीतर भर लूं, और मैं चाहती थी मधुकांकरिया जी यहाँ कह रही हैं कि इतना सुंदर दृश्य था कि मैं चाहने लगी कि मैं इस सारे परिदृश्य को, इस सारे सौंदर्य को अपने अंदर, अपनी आत्मा में इसको समा लूं या भर लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा, पर मेरे भी अंदर कुछ थोड़ा बूंद बूंद की तरह कुछ पिघलने लगा। जीभ की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर में, और मैं जीभ से अपनी मुंडी कहते हैं सिर को निकालकर कभी आसमान में देखने लगती, छूते पर्वतों को देखने लगती, कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रतापों को, और कभी कभी मैं स्वच्छ जल के दूध की तरह जो ऐसे लग रहा था कि जैसे दूध गिर रहा हो, उसकी तरह जो ऊपर से जल प्रपात अर्थात जल की धाराएं गिर रही थी, उसको मैं देखने लगी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती, और कभी कभी मैं चिकने चिकने पत्थर, गुलाबी पत्थर थे, उनके बीच में इटलाती बहती, चांदी की तरह कौन मारती, और चांदी की तरह जिस प्रकार चांदी चमकती है बनी ठनी तिस्ता नदी को, और लाल लाल पत्थरों के बीच में होती हुई, इठलाती हुई, शर्माती हुई मैं तिस्ता नदी थी जो चांदी की तरह अर्थात इतनी तिस्ता नदी इतनी स्वच्छ निर्मल सफेद थी कि बिल्कुल चांदी की तरह वो लग रही थी, चांदी की चमक की तरह उसको देखने में लगती। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही यह तिस्ता नदी, और सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ तिस्ता नदी प्रारंभ हो चुकी थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। लेकिन जब वहाँ आए तो वहाँ सबसे उत्कृष्ट सौंदर्यता तिस्ता नदी का, जब वो हमने देखा कि वो लाल लाल पत्थरों के बीच से गुजर रही है घुमावदार, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि चांदी का चकाचौंध हो, जिस प्रकार चांदी चमकती है उस प्रकार जो स्वच्छ निर्मल जल था तिस्ता नदी का, वो अपनी तरफ हमें आकर्षित कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी, और ऐसा मधुकांकरिया जी कह रही हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इस प्रकार की मैंने नदी पहली बार देखी है। मैं रोमांचित थी, और मैं बहुत ही पुलकित थी, प्रसन्नचित थी, प्रफुल्लित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, और चिड़िया के पंखों की तरह मैं क्या थी, हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, और मेरे नगपति हिमालय विशाल हो चुके थे। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। अर्थात जैसे ही मैंने विशाल का जो आपका हिमालय था उसको जैसे ही मैंने देखा तो बरबस मेरा उसे देखकर ऐसा मन किया कि मैं उसको क्या करूं, प्रणाम करूं। लेकिन प्राण जैसे ही मैंने प्रणाम करने की सोचा, जैसे ही हमारी जीव पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से भी शिखर से गिरता फैन, और ऊपर शिखरों से पहाड़ों से गिरता जो फैन सफेद सफेद पानी के जाऊं का उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटर। मैंने और वहां इतने खूबसूरत सेवन सिस्टर वाटर फॉल को देखा कि मेरी आंखें चमचमकाने लगी, और मैं हिमालय को भूलकर उस सेवन सिस्टर को देखने के लिए मैं तरसने लगी। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, और इस खूबसूरत चीज को वो सभी अपनी आंखों के कैमरे में, और जो टेक्नोलॉजी का कैमरा होता है उस कैमरे में उस खूबसूरती को सभी लोग कैद करने लगे। आदिम युग की किसी अभिषिक्त राजकुमारी से भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी, और मैं किसी एक राजकुमारी की तरह, जिस प्रकार एक राजकुमारी होती है, महारानी होती है, जिस प्रकार वो एकदम शांत संगीत को सुबह को सुनती है, उसी प्रकार मैं वहाँ बैठकर और उस स्थान के उस संगीत स्वर को और वहाँ की संगीत साधना को मैं सुनने लगी। ऐसा मधुकांकरिया जी कह रही हैं। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया, और मैंने थोड़ी देर बाद ही जो नदी बह रही थी, जो जलप्रपात था, जो झरनाएं बह रही थी, उसमें मैंने अपने पैरों को डुबोया तो भीतर तक भीग गई, और मेरा
हृदय प्रफुल्लित होता, पूरा भीग चुका था। हालांकि मेरे पैरों को ही डुबोया था, लेकिन पैरों को डुबोने से मेरी आत्मा, मन, बुद्धि सब कुछ पुलकित पुलकित होने लगा और मैं प्रसन्नचित होने लगी। मन काव्यमय होता और मन काव्यमय होता अर्थात मन में किसी काव्य की रचना करने की इच्छा जागृत होने लगी। अर्थात ऐसा लगा मैं कोई काव्य लिखूं, इस चैप्टर के इस पूरे प्रसंग के बारे में कुछ लिखूं और कुछ नया सोचने लगी। एकांत में वो बैठकर सत्य और सौंदर्य को छूने लगा और मेरा मन था, मेरी आत्मा थी, जो सत्य होता है और जो सौंदर्य होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य ही शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। अर्थात वो भावना, यथार्थ की भावना, आदर्शवाद की भावना मेरे मन में आने लगी कि यही वास्तविक सुंदर है, यही सत्य है और यही कल्याणकारी है। ऐसा मेरे मन में एक विचार आने लगा। और वहां की उस प्रकार की चांदी की चमकती हुई धारा की तरह जो एक जल की धारा बह रही थी, उसको देखकर, झरना को देखकर और सेवन सिस्टर जो आपका हॉल था उसे देखकर मेरा मन काफी प्रफुल्लित होता। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना और जीवन की अर्थात जीवन अनंत है ऐसा प्रतीक हमें वह जो झरना था, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। और जीवन में वास्तविक जीवन क्या है, उस वास्तविक जीवन का मुझे वहां परिचय होने लगा। इस कदर की प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सहहृदयों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हूँ। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितने मुझे ठेलने लगा आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। और ऐसा लगा उस झरने को देखकर, मैं जब पत्थरों के बीच से पानी आते हुए इस प्रकार के झरने को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा और झरने की जो कलकल की आवाज को सुनकर, उसके अद्भुत संगीत को सुनकर मेरा मन ऐसा हो उठा कि मैं इस स्थान को छोड़कर न जाऊं। लेकिन मेरा जो ड्राइवर था, जिसका नाम जितेन नार्गे था, उसने ये कहा कि नहीं, इससे भी सुंदर स्थान और भी हैं, उनको भी देखना है। थैंक यू। ये आपका भाग सेकंड भी फिनिश हो जाता है और इसके बाद में जो भी बचा है वो नेक्स्ट भाग में हम करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और